नमस्कार दोस्तों। आज प्राचलिक एवं अप्राचलिक विधियों पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक विधि पर अपन चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर जेपी कनौजे एमजे कॉलेज भिलाई से एमएड सेकेंड सेम रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए इस विषय पर आपको वक्तव्य दूंगा। दोस्तों, प्राचलिक एवं अप्राचलिक विधियाँ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स, प्राचलिक व अप्राचलिक सांख्यिकी के बारे में चर्चा करें इसके पहले हमें कुछ शब्दों का अर्थ मालूम होना आवश्यक है, जैसे कि न्यादर्श, प्राचल, पॉपुलेशन। ये सारी जो शब्दावली हैं इनके अर्थ और इसकी इस शब्दावली से हमें परिचित होना चाहिए। न्यादर्श यह समष्टि या जनसंख्या का अंश होता है जो जनसंख्या के समस्त गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात सैंपल जो होता है उसमें संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि का संपूर्ण गुण या विशेषताओं का वो उसमें निहित रहती हैं। इट इज़ ए वेरिएबल एंड अननोन नंबर। एक प्रकार से ये चर राशियाँ प्राप्त होती है और एक अज्ञात अंक, इसमें हमें अज्ञात अंक है। दूसरा है प्राचल या पैरामीटर। पैरामीटर हम किसे कहेंगे? यह जो संपूर्ण समष्टि के बारे में बताता है, अर्थात पॉपुलेशन के बारे में बताता है, जिसकी माप या मेज़रमेंट जो है वो स्थिर होती है। पॉपुलेशन एक ही फिक्स्ड अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अर्थात इस पे अप्राचलिक विधियों पर अब अपन चर्चा करते हैं। अप्राचल विधि को समझने से पूर्व हमें प्राचल विधि के विषय में जानकारी होनी चाहिए। प्राचल विधि संपूर्ण समष्टि से संबंधित होता है, पॉपुलेशन से संबंधित होता है। अतः इसके संबंध में पैरामीटर संबंधी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्राचल विधि में जिन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं वे सब न्यादर्श या सैंपल अर्थात सामान्य वितरण से संबंधित होते हैं। अर्थात दोस्तों, जब हम प्राचल विधियों का विश्लेषण करते हैं तब हमको न्यादर्श या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बातों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, या हमारा पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होना चाहिए। जब n बहुत छोटे हो, अर्थात कुल आवृत्ति या कुल जो जनसंख्या है वह बहुत छोटे हो और आंकड़े विषम या विकृत होती हैं, एक्सक्यूब्ड होते हैं, तब जो सामान्यता या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की धारणा अधिक भ्रामक हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब ना रहे वैसी स्थिति में हमको प्राचलिक विधियों का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं रहता। ऐसे समय में सार्थकता का परीक्षण हेतु हम अप्राचलिक विधियों, नॉन पैरामेट्रिक या वितरण मुक्त विधि, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री विधियों का हम प्रयोग करते हैं। अप्राचल या नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत वे आंकड़े आते हैं जो दो या दो से अधिक वर्गों में विभाजित होते हैं, जैसे यस, नो, इंडिफरेंट आदि विभिन्न कारकों के प्रभाव से संबंधित होते हैं। दोस्तों, ऐसे नॉन पैरामेट्रिक आंकड़ों का आधार न तो सहयोगिक रहता है, सहयोगिक या जिसे रैंडमली हम कह सकते हैं, और न ही ये सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है। अप्राचल आंकड़ों में हमको नॉन पैरामेट्रिक आंकड़े, सामान्य वितरण के आंकड़े जो रहते हैं वो नहीं रहते। इसमें प्राचलिक सांख्यिकी के बारे में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्राचलिक सांख्यिकी प्राचल पैरामीटर द्वारा समष्टि समूह वितरण की अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। प्राचलिक सांख्यिकी को उपयोग करने की कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। प्राचलिक सांख्यिकी का जब भी हमको उपयोग करना है तो उससे संबंधित शर्तों को हमको पूरा करना पड़ता है। ये प्राचलिक सांख्यिकी एक प्रकार से बहुत शक्तिशाली सांख्यिकी होती है, जिसके अंतर्गत हम जो भी आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं और आंकड़ों के आधार पर हमको जो रिज़ल्ट मिलता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे जनसंख्या का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करना चाहिए, ये एक शर्त जैसे ये समझ लीजिए। ऐसे शर्तों को प्रयोग, और इसके अलावा भी और कई शर्तें होती हैं, उन सारे शर्तों का प्रयोग जब वो पूरा करता है या जब उन शर्तों को पूरा करता है तब हम प्राचलिक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। कुछ विशिष्ट धारणाएं, असम्पशंस होते हैं जो जिसके बारे में, जनसंख्या के बारे में बता सकते हैं हम।
प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत अनुपात स्तर मापनी व अंतराल स्तर मापनी का प्रयोग होता है। प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत बेल शेप्ड कर्व डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग होता है, अर्थात जो प्राचलिक सांख्यिकी है वह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर आधारित होती है। इसमें जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त होते हैं उस रिज़ल्ट का जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण किया जा सकता है। दोस्तों, अब अपन अप्राचलिक सांख्यिकी के विषय में चर्चा करेंगे। अप्राचलिक सांख्यिकी में प्राचाल के संबंध में अवधारणाएं नहीं लगाई जा सकती, अर्थात जो पैरामीटर्स होती हैं उसके संबंध में किसी भी प्रकार की अवधारणाओं को हम नहीं बता सकते। ये किसी विशिष्ट वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं होता। आप प्राचलिक सांख्यिकी में जैसे कि आप देखे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राचलिक सांख्यिकी में हम बोले थे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर एनपीसी पर वो कार्य करता है। अप्राचलिक सांख्यिकी ये किसी विशिष्ट वितरण पर निर्भर नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार की विशिष्ट धारणा जनसंख्या के बारे में या जिसे एसम्पशन कहा जाए, स्पेसिफिक एसम्पशंस जनसंख्या या पॉपुलेशन के बारे में नहीं लिया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। दोस्तों, यह जो अप्राचलिक सांख्यिकी है इसके अंतर्गत ज़्यादातर हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग करते हैं। इस सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी हमें रिजल्ट मिलता है या निष्कर्ष मिलते हैं उसका सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन को नहीं किया जा सकता, जबकि प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी रिज़ल्ट हमको प्राप्त होते हैं उन रिज़ल्ट का आसानी से जनरलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वह संपूर्ण समष्टि के ऊपर में लागू होता है। यहाँ अप्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, संपूर्ण समष्टि में लागू नहीं होता, उसको हम न्यायादर्श के द्वारा उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार आंकड़ों की संख्या कम होती है। चूँकि हम इसमें न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं, आंकड़ों की संख्या कम होती है, अतः उनके स्वरूप जो होते हैं वो विकृत या एस्क्यूव्ड हो, अर्थात यह धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी प्रकार की विषमता उसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है। इन आंकड़ों का संबंध समष्टि के प्राचाल या पैरामीटर से नहीं होता, अर्थात जो आंकड़े होते हैं उसको अपन समष्टि के पैरामीटर से नहीं लेते, इसलिए अप्राचाल या वितरण मुक्त आंकड़े इनको कहते हैं। वितरण मुक्त विधि, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, इसे हम कहते हैं। न्यायादर्श का चयन करने की प्राचलिक सांख्यिकी को कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों का पालन करने पर ही हम एक प्रकार से प्राचलिक परीक्षाओं का जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करने से ही हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये शर्तें क्या है? ये शर्तें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन शर्तों के बारे में हमको जानना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, न्यायादर्श का चयन उस समग्र जनसंख्या से किया जाता है जिसमें का चर सम हो या वितरण जो है वो सम होना चाहिए। ये दोस्तों मैं नॉर्मल ये आपका एक प्रकार से जो वितरण होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, एनपीसी पर आधारित होना चाहिए। प्राचलिक परीक्षाओं का जो शर्त है उसमें एक बहुत बड़ा ये शर्त है कि जो जनसंख्या होती है उसमें चर का वितरण सम होना चाहिए। इसकी दूसरी अवधारणा ये है कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर का वितरण में सजातीय होना चाहिए। सजातीय होना चाहिए का अर्थ ये है दोस्तों कि उसे एक प्रकार से होमोजीनियस होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि सभी अंतः समूह विचरण समान होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों प्राचलिक परीक्षाओं के अंतर्गत एक प्रकार से इसका उदाहरण है प्राचलिक परीक्षाओं का टी टेस्ट, एफ टेस्ट और विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं इसके अंतर्गत आते हैं। ये परीक्षाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, इनकी शर्तों में कठोरता के साथ पूरी होती है। तीसरी अवधारणा यह है कि चरों पर उपलब्ध मापांक अखंड व एवं समअंतराली होनी चाहिए ताकि गणितीय प्रक्रियाओं को करने में कोई कठिनाई ना होवे। चौथी अवधारणा यह है दोस्तों कि समूह में इकाइयों का वितरण एवं समग्र जनसंख्या में से उनका चयन समसंभाविक विधि द्वारा यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या संभावनाओं के आधार द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात निरीक्षण, मापन आदि स्वतंत्र होने चाहिए।
जब न्यादर्श बहुत छोटी स्थिति में हो, प्राचलिक परीक्षाओं का उपयोग ठीक नहीं होता। दोस्तों, प्राचलिक परीक्षाओं की शर्तों के बाद में हम अप्राचलिक परीक्षाओं के शर्तों के विषय में चर्चा करते हैं। अप्राचलिक परीक्षाएं मापांक वितरण के संबंध में समवितरण जैसी किसी भी अभिबंध का पालन नहीं करती। इस दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण उन्हें वितरण मुक्त या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री परीक्षाएं भी हम कह सकते हैं। छोटे न्यायादर्श की स्थिति में अप्राचलिक सांख्यिकी परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है, अतः इन्हें लघु न्यायादर्श परीक्षाएं कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष बात है। प्राचलिक परीक्षाओं के अंतर्गत छोटे न्यायादर्शों का प्रयोग अपन लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम छोटे न्यायादर्शों के माध्यम से अप्राचलिक परीक्षाओं में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें लघु न्यायादर्श परीक्षाएं भी हम कहते हैं। अगली जो शर्त है दोस्त, वो यह है कि मापांकों की अखंडता और उनके सम अंतरालों की शर्तें यहाँ पर लागू नहीं होती, अर्थात जो सम अंतराली होने वाली बातें हैं वो यहाँ पर नहीं लागू होती। अप्राचलिक परीक्षाओं के अंतर्गत कुछ नाम मात्र शर्तें होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। अब हम दोस्तों प्राचलिक तथा अप्राचलिक सांख्यिकी के बारे में बता चुके हैं यहाँ पर। अब हम आपको काई वर्ग परीक्षण के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। काई वर्ग परीक्षण की रचना कार्ल पियर्सन ने की थी। इसका प्रतीक काई है। काई वर्ग जो है एक ग्रीक वर्ड है। इसका प्रयोग सन 1900 में कार्ल पियर्सन ने किया था। कार्ल पियर्सन ने काई वर्ग द्वारा प्रेक्षित घटना अर्थात ऑब्जर्व्ड फिनोमिना तथा प्रेक्षित घटना एक्सपेक्टेड फिनोमिना के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। काई वर्ग परीक्षण अप्राचलिक विधि होती है। इस परीक्षण में अवलोकित आवृत्ति अर्थात एफओ, जिसे हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, का वांछित आवृत्ति अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अप्राचाल नॉन पैरामीट्रिक विधियां निम्न प्रकार की होती हैं। यानी एक काई वर्ग परीक्षण तो नॉन पैरामीट्रिक मेथड है ही, इसके अलावा भी जो और कई नॉन पैरामीट्रिक मेथड है जिसके बारे में यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। जैसे पहला है काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरा मध्यांक परीक्षण, मीडियन टेस्ट। तीसरा चिन्ह परीक्षण या साइन टेस्ट। चौथा संयुक्त क्रम विधि, कंपोजिट रैंक। पांचवा चिन्ह अंतर क्रम अंतर परीक्षण, साइन रैंक टेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी एक प्रकार से अप्राचलिक विधियां हैं। गैरेट के अनुसार प्रेक्षित आवृत्ति ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तथा प्रत्याशित आवृत्ति एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंतर का यदि वर्ग किया जाए और उस वर्ग में से प्रत्येक केस में प्रत्याशित आवृत्ति का भाग कर दिया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त अनुपातों का योग ही काई वर्ग कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार काई वर्ग अनुपातों का योग है। यह अनुपात मापित तथा संभावित आवृत्तियों के अंतर के वर्गों का अनुमानित आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने फार्मूला को लिख कर दिखाया है। काई वर्ग इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। यहाँ पर जो है एफ ओ अर्थात प्रेक्षित आवृत्ति जिसे हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एफ ई प्रत्याशित आवृत्ति या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। काई वर्ग की गणना। दोस्तों, अब हम काई वर्ग की गणना कैसे करेंगे इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। काई वर्ग की गणना करने के लिए प्रत्याशित आवृत्तियों की गणना निम्न 3 परिकल्पनाओं के आधार पर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमको प्रत्याशित आवृत्तियों की यहाँ पर गणना करना है अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो गणना करना है, उन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए हम जिन परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं वो परिकल्पनाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है समान वितरण परिकल्पना, दूसरा है प्रसामान्य वितरण परिकल्पना और तीसरा है स्वतंत्र वितरण परिकल्पना। दोस्तों, यहाँ पर
हम सबसे पहले आपको तीनों वितरणों से संबंधित एक एक सवाल को लिख कर दिखाए हैं, उनके उदाहरण को यहाँ पे आपको देते हैं। और इसके बाद वाले जो वीडियो है, अर्थात इस वीडियो के भाग 2 का जो हिस्सा है, उसमें हम आपको इन सवालों को क्रम अनुसार बना कर दिखाएंगे। समान आवृत्ति वितरण परिकल्पना के आधार पर एक जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया हुआ ऐसा है कि 48 विद्यार्थियों को किसी प्रस्ताव पर अपनी अभिवृत्ति को प्रकट करने के लिए कहा गया, जिसमें सहमत 12 ने तथा असहमत 12 विद्यार्थियों ने अपनी असहमति प्रकट की। क्या ये परिणाम जो हैं सार्थक मत की प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं? ये जो है समान वितरण परिकल्पना के आधार पर एक प्रकार से आप इससे संबंधित सवाल को मान सकते हैं। प्रसामान्य वितरण परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एक प्रकार से जो असामान्य, इसमें एक प्रकार से ये समझ लीजिए कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। इसका उदाहरण ये है, जैसे एक जनसंख्या में 42 व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन किया गया है, तीनों श्रेणियों का मापन किया गया है, तीनों श्रेणियों के मापन के निम्न उत्तर प्राप्त हुए। उपरोक्त सिद्धांत से काई वर्ग की गणना करके बताइए कि क्या तीनों श्रेणियों में वांछित परिणाम में, या तीनों श्रेणियों के वांछित परिणाम में सार्थकता अंतर पाया जाएगा क्या। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको टेबल दिया गया है और उस टेबल में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। हाईएस्ट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एवरेज सोशल इकोनॉमिक स्टेटस व लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात की गई है। हाई सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो 16 है, एवरेज सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो 20 है, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस वो है -6 है, और टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 42 है। दोस्तों अब तीसरे प्रकार का जो स्वतंत्र वितरण परिकल्पना के आधार पर जिस प्रकार के सवाल आते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण पर दिखाया गया है। इसको भी मैं आपको हल करके अपने अन्य वीडियो में, इस वीडियो के जो भाग 2 है, भाग 3 है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों के 3 खेलों बैडमिंटन, बास्केटबॉल व फुटबॉल की पसंद की आवृत्तियाँ नीचे दी गई हैं। काई वर्ग की गणना करके बताइए कि क्या खेल की निम्न आवृत्तियों में सार्थक अंतर है। यहाँ पर दोस्तों बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल, इन आवृत्तियों के बारे में बताया गया है। और बॉयज़ जो है बैडमिंटन में रुचि लेने वाले 16 विद्यार्थी, बास्केटबॉल में रुचि लेने वाले 28 विद्यार्थी, फुटबॉल में इंटरेस्ट लेने वाले 36 विद्यार्थी हैं। और कुल विद्यार्थी यानी कुल बॉयज़ की संख्या 80 है। वहीं गर्ल्स की संख्या बैडमिंटन में 30, बास्केटबॉल में 40, फुटबॉल में 10 और कुल गर्ल्स की संख्या जो है वो 80 है। इस प्रकार से टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है दोस्तों 160 है, जिसमें से बैडमिंटन खेलने वाले 46 विद्यार्थी, बास्केटबॉल खेलने वाले 68 विद्यार्थी और फुटबॉल खेलने वाले 46 विद्यार्थी हैं। इन सवालों को मैं अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल आप सभी लोगों को धन्यवाद।